वॉइस क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसे शुद्ध रूप से आप सीटीईटी भी कहते हो, ठीक है। तो 1 जनवरी के पार्ट 1 को इट मीन्स सीडीपी के जो 30 प्रश्न आए थे, शुरू के 15 प्रश्नों को हम कर चुके हैं। आज पार्ट 2 इट मीन्स हम पेडागॉजी वाले सेक्शन को करने चल रहे हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वो हमारा क्या है, आइए उसको देखते हैं। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, हमको वो देखना है। आइए देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए। समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है सभी बच्चों में योग्यता विकसित करना, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का अपने क्लास में स्वागत करना, किसी के साथ विशेष रूप से लगाव नहीं होना चाहिए, किसी का उपहास नहीं करना है, किसी से अपेक्षा मतलब उपेक्षा किसी की नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी बातें समावेशी शिक्षा में आती हैं। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। समावेशी का मतलब ये है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी कोई मतलब नहीं है। तो जब 3 गलत हो गए हैं तो चौथा स्वयं सही हो जाता है। फिर भी आइए उसको समझ लेते हैं। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। मतलब हम ये ना देखें कि कौन सा बच्चा किस योग्यता वाला है, मतलब भेदभाव दुर्व्यवहार ना करें। सभी को एक अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराई जाए, उनके लेवल की, जिस लेवल की वो चाहते हों, मतलब जिस लेवल के हों, उनका लेवल ध्यान में रख करके, उनकी क्षमता उनकी योग्यता को ध्यान में रख करके उनको एजुकेशन प्राप्त कराना समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर अब बात करते हैं हम 17वें प्रश्न की, कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। पाठ्य सामग्री इट मीन्स आप टीएलएम का रूप कह सकते हैं। उस पाठ को पढ़ाते समय जिन जिन हमारी मटेरियल्स प्रयोग होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उनका प्रयोग करें। जैसे जियोग्राफी पढ़ाते समय हम ग्लोब का प्रयोग करें, है ना। किसका प्रयोग करें? ग्लोब का। तो विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर हम टीएलएम का प्रयोग करके पढ़ाते हैं तो हम एक अच्छे शिक्षक हैं। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं मतलब स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अधिगमकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जैसी आवश्यकताएं हों, उस हिसाब से हमें अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो कुछ हल्के प्रश्न भी होने चाहिए, प्रतिभाशाली हैं तो कुछ अच्छे प्रश्न भी होने चाहिए। इस तरीके से हमको मैनेज करके चलना होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों सही हैं, ठीक है। ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। और ऊपर कह रहा है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाता है, ठीक है। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र में अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। मान लो कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, उसे 3D चीज़ें दिखानी चाहिए। अब 3D चीज़ें क्या होंगी? टीएलएम के रूप में आएंगी। बड़े अक्षर वाली किताबें देनी चाहिए। अगर थोड़ा सा उसे देखने में दिक्कत है, ये भी टीएलएम के अंतर्गत ही आएगा। इट मीन्स सही हैं दोनों, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसमें सही हो जाता है। ए एंड आर बोथ आर राइट, है ना। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। फिर देखिए कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, मतलब लिखने में उसको दिक्कत हो रही है, छोटा लिख देती है, बड़ा लिख देती है, अक्षर सही से नहीं बना पाती।
उसे अक्षर बनाने और शब्दों में अंतर करने में चुनौती होती है, मतलब दिक्कत होती है। चुनौती कहने का मतलब दिक्कत। अक्षर बनाने में, शब्दों के बीच अंतर करने में, अक्षर क्या है शब्द क्या है या दो शब्दों के बीच में अंतर करने में दिक्कत होती है। यहाँ पढ़ने का नाम कहीं नहीं लिया गया है, यहाँ समझने का नाम लिया गया है। ठीक है, मतलब अगर दो अक्षर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मानसिक विकार है ये। चुनौती महसूस करती है, यह लक्षण किस अधिगम की ओर इशारा करता है, किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। देखो, डिस्लेक्सिया हो जाता अगर हम ये कह पाते कि बी को डी पढ़ती है, पी को क्यू पढ़ती है, तो ऐसी जगह पे पठन वैकल्य यहाँ पे हो जाता डिस्लेक्सिया। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात की नहीं गई है। जब ऐसी कोई बात नहीं की गई है तो फिर हमें डिस्लेक्सिया नहीं चुनना है। अब हमें लेखन से संबंधित ऑप्शन चुनना है। लिखने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, इसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगर गणित की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती तो हम इसे पठन वैकल्य कहते। अगर बहुत देर तक ध्यान न लगा पाता बोर्ड पे, बहुत जल्दी उत्साही हो जाता, क्रोधित हो जाता, तो ADHD होता उसके अंदर। इसलिए ये चारों ऑप्शन में हम किस में टिक लगाते हैं? डिस्ग्राफिया। जब उसे लिखने में दिक्कत हो, अक्षर बनाने में दिक्कत हो, राइटिंग अच्छी ना हो, तो ये सारी चीज़ें डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, मान लो कि विद्यार्थी हैं, ठीक है, सब विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई बुद्धिमान, कोई सामान्य, कोई मंदबुद्धि का, कोई स्वस्थ, कोई बीमार, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई गरीब, कोई अमीर। व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं ये। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन है कि मानकीकृत पद्धतियों, आकलन के तरीकों का उपयोग। मानकीकृत मतलब एक स्टैंडर्ड हो, हम उसी पे सबको मापेंगे। जैसे आपके सीटेट में 150 नंबर पे सबका मापन किया जाता है बिना किसी व्यक्तिगत भिन्नता का ख्याल किए, तो ये सही तरीका नहीं है छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये सही तरीका नहीं होता है। ठीक, तो मानकीकृत जैसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, एक ही पैमाने पर सभी बच्चों को नहीं मापेंगे। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, मतलब हमें जो पेडागॉजिकल अप्रोच है कि किस बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना, एक उसे प्रयोग करना चाहिए। और मूल्यांकन मतलब कितना सीखा, क्या सीखा, इसके लिए हमें कई तरीकों का उपयोग करना चाहिए। केवल एक तरीके का प्रयोग करेंगे तो मानकीकृत हो जाएगा, इसलिए हमें कई तरीकों का उपयोग करना चाहिए। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। फिर क्या है? रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए रटने पे बल मत दीजिए। ठीक है, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करना और रटने पर बल देना, ऐसा नहीं करना है। हमें बी वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है। हमें बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने जो हमारा पढ़ाने का तरीका है उसका उपयोग करना है। जिस तरीके से बच्चा समझेगा हम उस तरीके का, उस विधि का प्रयोग करके बच्चे को पढ़ाएंगे। ठीक है, कई विधियां हैं, शिक्षण विधियां आपके पास में, कई शिक्षण सूत्र हैं, कई शिक्षण सिद्धांत हैं, कई शिक्षण कौशल हैं। आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके। 20 नंबर का प्रश्न हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ठीक, आपको पता है कि सृजनात्मकता का दूसरा नाम क्या है? लचीलापन। सृजनात्मकता का दूसरा नाम क्या है? मौलिकता। मतलब किसी की नकल ना करना, स्वयं से किसी चीज़ को बनाना। फिर क्या है? मौलिकता का तीसरा नाम क्या है? विस्तारण। मौलिकता का चौथा नाम क्या है? प्रवाह। मौलिकता का पांचवा नाम क्या है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, किसी चीज़ पे कई तरीके से सोचना, किसी समस्या के बारे में कई तरीके से समाधान सोचना। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन।
इसलिए इस पे सृजनात्मकता से संबंधित कौन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ठीक, अब हम बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न ये है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो अपने दिमाग में ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, जानकारी को कैसे इकट्ठा करते हैं और उनका अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, हमारा प्रश्न ये है। तो आइए देखते हैं कि सक्रिय अन्वेषण द्वारा छोटे बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, जीन पियाजे ऐसा मानते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बड़े एक्टिव होते हैं चीज़ों को खोजने में, जिज्ञासा होती है उनके अंदर। खेल के द्वारा कहने का मतलब खेलते खेलते भी वो चीज़ों को समझते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके कोई चीज़ उनको दे दो, बहुत आसानी से उसको खोलेंगे, देखेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तो ये भी सही है। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, बड़ों के साथ रहते हैं, उससे भी वो ज्ञान का निर्माण करते हैं और जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसको पूछते भी हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपका 4 के चारों सही हो जाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसे हम कट करें, जिसे हम काट सकें, इसलिए इसमें 4 के चारों सही हो जाते हैं। फिर देखिए 22वां प्रश्न क्या कहता है कि एक अध्यापिका को बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। मतलब वो कहती हैं कि जो 10 नंबर, जो तुम्हारा नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 10 अंक का है। अब जब 10 अंक का है वो, ठीक है, मान लो कि ये कोई भी हम 10 अंक ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें 3-3 या 4-4 का ग्रुप बना करके दे दिए, बच्चों को याद कर लिया। ये हमने किया क्या, हमने इस अंक को, इस फ़ोन नंबर को क्या कर दिया, कई खंडों में कर दिया। तो इसे हम खंडीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, खंड करना, भागों में डिवाइड करना। ठीक, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए। मतलब कौन सी कंडीशन ऐसी है सिखाने की जिस पे विद्यालय को अधिक बल देना चाहिए। सबसे पहला क्या है उसे देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न सबसे पहला क्या है कि परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। मतलब जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोगों से जुड़िए, वो जो जानते हैं उनसे सीखिए, उनको मतलब ग्रहण करिए। ठीक है, वातावरण, परिवेश कहने का मतलब वातावरण से जुड़कर पढ़ना सीखना। ओके, विषय वस्तु को रटना नहीं, सर रटने पे बल मत दीजिए। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, दूसरा जैसा कर रहा है वैसा हम भी कर लें, सही हो या गलत, बिल्कुल हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों का व्यवहार अनुबंधन, मतलब किसी को देख कर पढ़ना, पिताजी को देख कर पढ़ना। ठीक है, अलार्म बजने पर ही उठना, तो ऐसा नहीं है। हम उद्दीपन अनुक्रिया संबंध बनाएंगे, लेकिन ये डर की वजह से नहीं कि जब पिताजी आएंगे तो तभी हम पढ़ें। उसके अंदर कुछ ऐसा मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा निर्मित करिए ताकि वो स्वयं से सहभागिता के द्वारा, सहयोग के द्वारा अपने वातावरण से जुड़कर चीज़ों को सीख सके और पढ़ सके। ठीक, अब आइए 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। मतलब सामाजिक भाव किस युग्म में है। ठीक, किस युग्म में सामाजिक भाव छिपे हुए हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है पढ़ने में लेकिन आसान है, कठिन नहीं है। ठीक, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। देखो, हमने आपसे पहले भी बताया कि पुरस्कार देना है, लेकिन हमेशा हर जवाब पे, हर सही प्रश्न पे पुरस्कार देना, तो ना तो हम दंड को सपोर्ट करते हैं और ना ही हम रिवार्ड को, पुरस्कार को सपोर्ट करते हैं। फिलहाल कुछ देर के लिए इसे हम कट करते हैं। फिर क्या है,
कि परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है, ठीक है। जो विद्यार्थियों की एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं, उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने को कहती है। उसने किताब दिया और कहा इसको पढ़ो, कल हम लोग इस पे कहानी जो लिखी गई हैं सुनेंगे कि कौवा प्यासा था तो कैसे अपनी प्यास बुझाया, है ना। देखेंगे कौन सबसे अच्छा सुना सकता है, कौन जवाब दे लेगा। ये आंतरिक अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब कार्य करने की इच्छा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा को जन्म दिया जा रहा है, ठीक है, बी वाला सही है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ में संबंधित संकेतों का इस्तेमाल करती है ना। जैसे नए शब्द का अर्थ हमें समझाना है, अभी हमने लिखा था अपसारी चिंतन। मान लो अपसारी एक शब्द है, ये किसी छोटे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझाओगे। मान लो कि तुम्हें प्यास लगी है, तुमको पानी पीना है। तुम कितने तरीके से पानी पी सकते हो, किसी से मांग के पी सकते हो, खरीद के पी सकते हो, नल से पी सकते हो, है ना, और बिस्लरी का पानी पी सकते हो, किले का पानी पी सकते हो, दोस्त की मिल्टन की बोतल से पानी पी सकते हो। मतलब एक समस्या पर कई तरीके से समाधान अगर कोई बता रहा है तो इसे अपसारी चिंतन हम कहते हैं, ठीक है। तो अब आप समझो कि भूख लगने पे हम क्या क्या खा सकते हैं, ये भी अपसारी चिंतन का ही एक प्रश्न है। तो इसमें हम इसको सही मानते हैं कि नए शब्दों को समझने के लिए उससे संबंधित जो संकेत होते हैं उसका हम प्रयोग करें, ठीक है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए तुरंत कट कर दीजिए। किसी भी चीज़ को बच्चे को मतलब दंड के रूप में नहीं कहना है। अगर आपने कहा कि आओ 20 बार लिखो इसको, तो समावेशी शिक्षा या अधिगम की ये सही रणनीति नहीं है, ठीक। तो अब आप देखिए कि पहला और चौथा कट गया है, दूसरा और तीसरा सही है। इन 4 ऑप्शंस में देखिए दूसरा और तीसरा कहाँ है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाता है। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे। मतलब अगर आप शिक्षक हैं तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, ठीक है। समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, डराइए नहीं, भूत प्रेत आप नहीं हैं। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके मतलब किसी एक तरीके का उपयोग करके नहीं, आपको सृजनात्मकता बढ़ानी है तो कई तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा। अटल तरीका मतलब कोई फिक्स्ड तरीका ऐसा नहीं है। समरूपों का इस्तेमाल बढ़ावा दे करके, मतलब अगर कोई समस्या है तो उसी के जैसे मैंने आपको कोई सवाल दिया करने के लिए, आपने थोड़ा सा अटक के लगाया, फिर मैंने उसी के जैसे उसी टाइप के 4 और सवाल दिए, हमने कहा इसको भी लगाओ, आपने चारों सवाल लगाए। इसका मतलब अब आप अपनी समस्या का समाधान, इट मीन्स अगर ये सवाल आया एग्जाम में तो आप कर सकते हो। तो समरूपों का बढ़ावा दे करके तो सही है। फिर क्या है, निष्क्रिय रटन बिल्कुल कट कर दीजिए, रटने पे बल आपको नहीं देना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, 25 का सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करता है। देखो सुसाध्य उसाध्य आपको नहीं समझना है, ठीक है, बस ये सब तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को करेगा, मतलब सार्थक अधिगम का क्या अर्थ है उसको आपको बताना है बस। देखो कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना नहीं। अगर कोई कहानी सुना रहे हो तो उससे संबंधित जो सामाजिक बातें हों, व्यवहारिक बातें हों, उसको समझाइए आप, ठीक है। फिर क्या है, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। ये अपसारी चिंतन की बात इनडायरेक्ट रूप से कर रहा है, अपसारी चिंतन की बात इनडायरेक्ट रूप से कर रहा है। रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहन, कट कर दो। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना, कट कर दो, है ना। तो संदर्भ रहित कहने का मतलब, इसको फिर से समझ लीजिए, संदर्भ रहित कहने का मतलब ये है कि बच्चों को एग्जाम्पल मत दीजिए, मतलब सीधे सीधे आप समझा दीजिए, फिर
संदर्भ रहित कहने मतलब उसका कोई उपयोग ना हो, ऐसी चीज़ों को पढ़ाइए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। प्रमोट डी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इन द क्लासरूम, नहीं, इसे नहीं प्रमोट करना है। जिसका अर्थ हो उसे ही, जिसकी उपयोगिता हो उन्हीं चीज़ों को हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो 26 का बी वाला हमारा ऑप्शन बेशक सही हो जाता है। 27 नंबर प्रश्न की ओर आइए। क्या कह रहा है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, तो उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है। मान लो कोई विद्यार्थी सफल हो गया है और वो कह रहा है कि मैं मतलब हमारे अंदर एक इच्छा थी कार्य करने की, इसलिए मैं सफल हुआ हूँ। आंतरिक कारणों को आरोपित करता है, मतलब हमने मेहनत की है, हमारी इच्छा थी, या हमने एक लक्ष्य बना रखा था कि इतने समय में हम ये काम करेंगे। तो जब वो सफल हो जाता है तो शर्म तो आएगी नहीं किसी को सफल होने पे, चिंता तो होगी नहीं सफल होने पे, गुस्सा क्यों होगा जब सफल हो गया है। तो जाहिर सी बात है गर्व की भावना, प्राइड की भावना उसके अंदर जन्म लेती है। अब हम देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को क्या कहता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय, संवेदनीय मतलब जैसे आप संवेदनात्मक, जीन पियाजे की जो सबसे पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था है ना, सेंसोरी मोटर, उसको आपने पढ़ा था। जब बच्चा ज्ञान का निर्माण अपने संवेदी अंगों से करता है, नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा, इन सारी चीज़ों से करता है, ठीक है, तो वही संवेदना है। ठीक है, बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्या प्रश्न है आइए समझते हैं फिर से। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 से लेकर 5 तक बहुसंवेदनीय उपागम का इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब लगभग हमारे जो सेंसरी मोटर से संबंधित सेंसरी अप्रोच होते हैं, बच्चों को सिखाने के जो मल्टीपल तरीके होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, किसी एक विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके लिए कौन सा कथन सही है, अगर हम ऐसा करते हैं तो यह अधिगम को और प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, फिर क्या है, यह कुछ बच्चों की शिक्षा वर्जित, यह अध्यापक की निर्देश अवधि काफ़ी समय बचाता है। सही हो चुका है यार ऑप्शन। यह बच्चों में आज्ञापरणयता पैदा करता है, आज्ञा पालन को पैदा करता है। यील्ड द डोकेलिटी एमंग चिल्ड्रन। ठीक है, आप ए वाले को लगाओ, यह अधिगम को और प्रभावशाली बनाएगा जब हम बहुत से टीएलएम का प्रयोग बच्चों के लिए, बहुत से तरीके का प्रयोग बच्चों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मतलब सीखने के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहन देते हैं, विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के लिए बच्चों को कहते हैं। तो इससे हमारी शिक्षा और भी प्रभावशाली हो जाती है। ठीक, चलो 29 नंबर का प्रश्न। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में, मतलब विभिन्न घटनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं, मतलब ये नहीं होगा तो हम कोई दूसरा काम कर लेंगे, है ना, हम उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो उस स्कूल में पढ़ लेंगे। संकल्पनाएं भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। गणित हमें नहीं आती है, गणित के बारे में कई वो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, मुझे गणित नहीं आएगी, आगे चल के गणित हम छोड़ देंगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब सख्त रूप से उन्हें डंडे की मदद से ये कह देना चाहिए कि तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को भूलना होगा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर किसी बच्चे में कोई भ्रांति आ गई है, गलत बात आ गई है, कोई वो गलत कॉन्सेप्ट बना लिया है, तो उसे आप टाइट होकर के, सजा दे करके उसके दिमाग से नहीं हटा सकते, बल्कि उसका एक समाधान बता करके उसके मस्तिष्क से उन बातों को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये
ये कथन सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। और आइए देखते हैं, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। प्रत्येक बच्चे में लोगों में भ्रांतियाँ आ जाती हैं, मतलब कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ये स्वाभाविक है, मानव की प्रकृति है। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। देखो, हमें शिक्षक होने के नाते ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बच्चा पॉजिटिव वे में चल रहा है, कौन सा बच्चा नेगेटिव वे में चल रहा है, ताकि हम उसी हिसाब से उनकी मदद कर सकें। ठीक है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती। अगर हम कोई चीज़ कन्फ्यूजन में हैं, किसी चीज़ को लेके गलत कॉन्सेप्ट बना लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनका कोई आधार नहीं है। हो सकता है वो गलत हों भी, तो एक बार हमें विचार उस पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो गलत ही होते हैं बच्चे, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाता है। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें से पहला वाला ऑप्शन ही हमारा गलत था, हतोत्साहित करने को हम मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। 30 नंबर क्या है? आइए 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? ठीक है, 30 वाला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों मतलब लालच दे करके, पुरस्कार दे करके विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो 30 वाले प्रश्न में सबसे पहला ऑप्शन क्या है? मानवतावादी। दूसरा क्या है? व्यवहारात्मक। तीसरा क्या है? संज्ञानात्मक। और चौथा क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखो, जो बिहेवियर है, आपने देखा होगा कि इस पे कौन काम कर रहा था? पावलोव। इस पे कौन काम कर रहा था? स्किनर। ठीक, देख रहे थे। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वाटसन को। तो मानवतावादी जो हैं वो लोभ को सपोर्ट नहीं करते, प्रलोभन को, लालच को सपोर्ट नहीं करते। संज्ञानात्मक जीन पियाजे ने ऐसी कोई बात की नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में भी प्रलोभन पुरस्कार की बात ज़्यादा नहीं की गई है। ऐसा मतलब सीखने से संबंधित कुछ नहीं है। अधिगम के ये हिस्से हैं ही नहीं। ठीक है, मतलब जो जीन पियाजे हैं वो विकास के पक्ष में हैं, लेव वाइगोस्की विकास की चर्चा करते हैं। अधिगम में ये व्यवहार वाले आते हैं। ठीक, अधिगम जब आप पढ़ेंगे अपने सीडीपी को 2 भागों में बांट के, एक विकास वाले हिस्से को और एक अधिगम वाले हिस्से को। तो अधिगम वाले में पावलोव, स्किनर और कोहलर और थॉर्नडाइक, इन सारे लोगों को आप पढ़ेंगे। तो व्यवहारवादी ऐसा मानते हैं कि कुत्ते को भोजन दे करके, जैसे पावलोव ने अधिगम के लिए मजबूर किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया, चूहे पे प्रयोग किया, वहाँ सब जगह पे कहीं ना कहीं भोजन पुरस्कार के रूप में था, प्रलोभन के रूप में था। इसलिए इस पे हम व्यवहारवाद पे टिक लगाते हैं। इस प्रकार आपने देखा जो 1 जनवरी को पेपर हुआ था, उसके दोनों पार्ट को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम कर लिए हैं। अब आपसे जो 2 जनवरी को पेपर हुआ था, 3 जनवरी को पेपर हुआ था, उसको लेकर के हम आएंगे। इसी तरीके से कम समय में थोड़ा, देखो आप लोग सारी चीज़ें पढ़े लिखे हो, बस एक प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको है। अब अगर इन्हीं प्रश्नों को हम 1-1 घंटे समझाने लगें तो परीक्षा के समय में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि 15 प्रश्नों को आप 1 घंटे 1.5 घंटे दे पाओ। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं, मतलब उसको नेगेटिव वे में ना लेना कि बस जो है टिक लगाते चल रहे हैं। जो सरल है उस पर टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, जो समझाने लायक है थोड़ा सा उसे समझा देते हैं। बाकी तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके फोल्डिंग की ज़रूरत है, जो हम कर रहे हैं। इसी तरीके से निरंतर करते रहेंगे। आने वाली वैकेंसीज़ के लिए भी आप थोड़े से सावधान रहिए, उसकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए पेपर को लेकर के। कॉन्सेप्ट बनाते रहिए, दिमाग में नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।